नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइंस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा के लिए भारत को बताया बड़ा बाजार। मिर्जापुर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ राज्य के सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्लांट का किया उद्घाटन। सालाना 15 करोड़ यूनिट बिजली का होगा उत्पादन। महाराष्ट्र में वन भूमि पर किसानों को मिलेगा खेती का अधिकार। राज्य सरकार ने मानी किसानों की अधिकतर मांगे। किसानों को दिया आश्वासन, मंत्रियों की समिति तय समय में करेगी निपटारा। गतिरोध के बीच लोकसभा में भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक पेश। आंध्र, कावेरी और पीएनबी मुद्दे पर नहीं बन पा रही है बात। लगातार छठे दिन भी नहीं चल पाई संसद की कार्यवाही। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने थामा बीजेपी का दामन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ। राज्यसभा में 2 अप्रैल तक है नरेश अग्रवाल का कार्यकाल। और तमिलनाडु के थेनी के जंगलों में लगी आग से 10 लोगों की मौत। राहत और बचाव कर्मियों ने 27 लोगों की बचाई जान। आग पर काबू पाने में जुटे वायुसेना के हेलीकॉप्टर और कमांडो। और अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा में लगातार छठे दिन भी अवरोध के चलते कार्यवाही नहीं चल पाई। सरकार का कहना है कि वो पीएनबी घोटाले पर चर्चा और विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, बशर्ते सदन चलने दिया जाए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री विजय गोयल ने कहा कि बीच का रास्ता निकालने के लिए विपक्ष से बातचीत भी जारी है। उधर कांग्रेस ने साफ किया है कि वो वोटिंग वाले नियम के तहत चर्चा से कम पर तैयार नहीं है। I don't find any reason to come to the well of the house like this unless you just want to disturb the house and then send some message outside. This is very bad. This is very bad. सोमवार को संसद के सत्र का लगातार छठवां दिन था, लेकिन दूसरे हफ्ते भी सदन की तस्वीर नहीं बदली। पीएनबी घोटाले, कावेरी जल विवाद और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक दलों के विरोध के चलते कार्यवाही नहीं चल पाई। सरकार ने साफ किया है कि बैंकिंग घोटाले पर अल्पकालिक चर्चा कार्यवाही सूची में शामिल है, जिस पर विपक्ष सरकार से सारे सवाल पूछ सकता है। विपक्ष को संसद को चलना चाहिए। कांग्रेस को क्या समस्या है इसके अंदर कि अगर जो बहस है वो 176 में हो जाए, मेरी समझ से बाहर है जाके। तो इसीलिए वो लोग मीडिया में तो चर्चा करते हैं, टेलीविजन के ऊपर चर्चा होगी, किंतु संसद में चर्चा नहीं होगी, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन कांग्रेस राज्यसभा में नियम 168 के तहत यानी वोटिंग वाले नियम के तहत चर्चा और प्रधानमंत्री से जवाब की मांग पर अड़ी है। वहीं आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस और कांग्रेस सदन में विरोध पर लामबंद है। इसके अलावा कावेरी जल बंटवारे और कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड गठित करने के मुद्दे पर एआईएडीएमके और डीएमके भी बीते 6 दिनों से विरोध कर रहे हैं। चर्चा कराने में कीन है, तो जो हमने नोटिस 168 में दी है, ये अपोजिशन की डिमांड है, तो अपोजिशन जो मांग रहा है उसे देने में क्या दिक्कत है? तो ये तो टालना हुआ विषय को। आरोपों से सदन को गुमराह करना और देश को गुमराह करना, ये एक सगल बन गया है कांग्रेस का, और कांग्रेस जनादेश तो प्राप्त नहीं कर पा रही है। दुख की बात है कि संसद भी नहीं चलने दे रही। तमिलनाडु will be a desert, so we are continuing that till the government gives a concrete word that they will constitute. We will be continuing this. बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार को बजट पर चर्चा कराने के अलावा विनियोग विधेयक और फाइनेंस बिल भी पारित कराना है, लेकिन कार्यवाही में लगातार अवरोध के चलते शून्यकाल प्रश्नकाल के साथ कोई भी विधायी कामकाज नहीं हो पाया। पीएनबी घोटाले समेत कई मुद्दों को लेकर बीते 6 दिनों से संसद में गतिरोध बरकरार है और सरकार और विपक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। सरकार का हालांकि कहना है कि पीएनबी घोटाले पर वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन इंतजार है कि बीच का कोई रास्ता कब निकलता है। संसद भवन से योगेश अग्रवाल के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज विधायी कामकाज को लेकर अहम व्यवस्था दी।
उन्होंने कहा कि किसी मंत्री की अनुपस्थिति में दूसरा मंत्री आसन की पूर्व अनुमति से संबंधित मंत्रालय से जुड़े कागजात सदन पटल पर रख सकता है, लेकिन मंत्री के वक्तव्य के मामले में ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। ये व्यवस्था तब दी गई जब केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा की अनुपस्थिति में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने मंत्रालय से जुड़े पत्र सदन के पटल पर रखे। इसके बाद जब मंत्रियों के वक्तव्य की बारी आई तो केंद्रीय मंत्री एस अहलुवालिया सदन में नहीं थे। सभापति ने यह व्यवस्था दी है कि अनुपस्थित मंत्री की जगह कोई दूसरा मंत्री पूर्व अनुमति से सदन के पटल पर पत्र तो रख सकता है, लेकिन बयान रखने पर यह छूट हासिल नहीं है। Parliament Affairs Minister, you tell the concerned minister that he can only make a statement. Reading papers, any minister can lay the papers, but statements has to be made by the concerned minister. Just inform him and then we'll give him opportunity tomorrow or day after. और वहीं लोकसभा में भी कार्यवाही शुरू होते ही टीडीपी, टीआरएस, एआईएडीएम के सांसद विभिन्न मुद्दों पर तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए आसन के सामने आ गए। टीडीपी सदस्य आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे, जबकि अन्ना द्रमुक सदस्य कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन चाहते हैं। टीएमसी समेत विपक्षी दलों ने बैंकिंग धोखाधड़ी का मुद्दा उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी। केंद्र सरकार आर्थिक धोखाधड़ी से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने जा रही है। आर्थिक अपराध करने के बाद देश छोड़ने वालों पर नकेल कसने की तैयारी है। लोकसभा में आज भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 पेश किया गया। गतिरोध के बीच वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने इसे सदन में पेश किया। भगोड़ा आर्थिक अपराध में उन अपराधों को शामिल किया गया है जिसमें कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी विदेश भाग जाते हैं। कोर्ट से भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद ऐसे आरोपियों की पूरी संपत्ति जब्त कर नीलाम की जाएगी। साथ ही उसकी बेनामी संपत्तियां भी जब्त कर ली जाएंगी। इसके अलावा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के गठन का भी प्रस्ताव है। विधेयक में कई सख्त प्रावधान हैं। जब तक मामले का फैसला नहीं हो जाता, आरोपी इसे चुनौती नहीं दे सकता। इसे नए के साथ पुराने आरोपियों पर भी लागू किया जाएगा। बकाया राशि की तेज वसूली के लिए विशेष कोर्ट का गठन किया जाएगा। बिल में आर्थिक अपराधों की सूची होगी। इसके दायरे में 100 करोड़ से ऊपर के घोटाले या धोखाधड़ी के मामले आएंगे। I rise to move for leave to introduce a bill to provide for measure to deter fugitive economic offenders from availing the process of law in India by staying outside the jurisdiction of Indian court. The preserve the sanctity of the rule of the law in India and the matter connected therewith are incidental thereto. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी के मडुवाडीह स्टेशन से काशी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा उन्होंने 800 करोड़ रुपए की कई और योजनाओं की शुरुआत भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों के बेहतर इलाज के लिए सरकार आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत में सौर ऊर्जा के लिए बड़ा बाजार है और इसका लाभ उठाया जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं से तकनीक से जुड़ने की अपील भी की। मैं नौजवानों से आग्रह करता हूं, आईआईटीएन से आग्रह करता हूं कि आइए इनोवेशन की स्पर्धा करें, ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित करें कि हमारी माताएं बहनों को अब घर में चूल्हा जलाने में किसी पर निर्भर न रहना पड़े। सूर्य देवता के आशीर्वाद से आराम से खाना पक जाए और घर में खाना पकाने में जो खर्च होता था फ्यूल में, वो भी बंद हो जाए। भारत के दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सोमवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मिर्जापुर दौरे पर रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में उनकी अगवानी की। दोनों नेताओं ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। साथ ही उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोमवार को प्रधानमंत्री के साथ वाराणसी में नौका विहार किया और भारतीय संस्कृति से रूबरू कराया। दोनों नेताओं ने 80 घाट से दशाश्वमेध घाट के बीच गंगा की लहरों का सफर किया। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने इमैनुअल मैक्रों को वाराणसी और गंगा नदी का इतिहास और अहमियत भी बताई। गंगा घाट पहुंचने पर दोनों नेताओं का वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ स्वागत किया गया। दोनों नेताओं ने बडालालपुर में पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल का दौरा भी किया, जहां इमैनुअल मैक्रों ने भारतीय कामगारों का कौशल और उम्दा कारीगरी देखी। हस्तकला संकुल में फ्रांस के राष्ट्रपति का भव्य स्वागत भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उत्तर प्रदेश दौरे की शुरुआत दादर कला गांव से की, जहां दोनों नेताओं ने प्रदेश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन किया। पावर प्लांट के शुरू होने से क्षेत्र की जनता को 75 मेगावाट बिजली की सुविधा मिलेगी। 75 मेगावाट की क्षमता वाले इस प्लांट को तैयार करने में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए और इसे फ्रांस की मदद से बनाया गया है। इस सौर प्लांट में 1,18,600 पैनल लगे हैं और ये प्लांट 380 एकड़ में फैला है। प्लांट से सालाना 15.6 करोड़ यूनिट और महीने में 1.3 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्घाटन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र सरकार में मुंबई में प्रदर्शन कर रहे किसानों की अधिकतर मांगे मान ली हैं। इसमें वन भूमि पर खेती का अधिकार देने की मांग भी शामिल है। इन मांगों पर सरकार ने लिखित आश्वासन भी दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। करीब 3 घंटे चली बैठक में किसानों की मांगों पर विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और आदिवासियों को वन भूमि का पट्टा देने के लिए एक समिति बनाने का फैसला हुआ है। ये समिति तय समय में इस मसले को निपटाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि वो किसानों की मांगों को लेकर संजीदा हैं। किसानों का मोर्चा 6 दिन पहले नासिक से चला था। सोमवार सुबह से ही किसान मुंबई के आजाद मैदान में धरना दे रहे थे। जो उनकी मांगे थी उनमें से करीब करीब सारी मांगे सरकार ने मंजूर की है। आए हुए लोगों में 90% से ज़्यादा भूमिहीन आदिवासी थे और उनकी सबसे बड़ी मांग ये थी कि उनको जो वन जमीन है उसका पट्टा मिलना चाहिए। FRA कानून के तहत उनको उसके राइट मिलने चाहिए। सरकार ने इसमें पहल लेकर यह आश्वासित किया है कि अगले 6 महीनों में ऐसे सारे दावे जो है उन दावों को हम लोग मंजूर करेंगे और विशेष रूप से कानून में उनको जितनी ज़मीन अलाउड है वो कानूनन ज़मीन उनको दी जाएगी। राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल आज बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें पार्टी का सदस्य बनाया। नरेश अग्रवाल अब तक समाजवादी पार्टी में थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश आज बीजेपी के साथ है। नरेश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें समाजवादी पार्टी को खत्म कर रही हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से भी प्रभावित हूँ, योगी जी भी से भी प्रभावित हूँ और जिस तरह से सरकार देश का काम कर रही है, चाहे विश्व में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, आज सभी राज्य एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जा रहे हैं। सिद्ध हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश उनके साथ है। चीन के साथ उच्च स्तरीय संपर्क बढ़ाने की कड़ी में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल अप्रैल में बीजिंग दौरे पर जाएंगी। फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। पिछले साल डोकलाम पर भारत और चीन के बीच तनातनी की शिथिलता के बाद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की ये पहली चीन यात्रा है।
इस बीच विदेश सचिव विजय गोखले भी पिछले महीने चीन यात्रा पर गए थे, जबकि उनसे पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी पिछले साल दिसंबर में रूस, चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने भारत आए थे। वहीं से दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारने की कोशिशें शुरू हुईं। ऐसे में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुंबई में हजारों किसानों ने डाला है डेरा। कर्ज माफी और समर्थन मूल्य पर सरकार को है घेरा। क्या कर्ज माफी से मिटेगा किसानों का संकट? वो कौन से हैं स्थायी विकल्प जो हरेंगे किसानों का दर्द? देखिए देश देशांतर, कर्ज माफी का अर्थशास्त्र, रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। In a big leap, India and France scale land, water, air and space. Modi-Macron push for world's largest nuclear power plant in India. Both nations signed security deal with China in mind. India-France matters on the big picture at 9:30 p.m. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को 2G स्पेक्ट्रम और इससे संबंधित मामलों की जांच 6 महीनों में पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही केंद्र से 2 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसमें एयरसेल मैक्सिस करार भी शामिल है। पीठ ने कहा कि लंबे वक्त से जांच चल रही है और इस संवेदनशील मामले में देश के लोगों को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। साथ ही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के फैसले को मंजूरी दी गई। पहले इस पद पर आनंद ग्रोवर थे, जिन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। INX मीडिया मामले में गिरफ्तार कार्ति चिदम्बरम को 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विशेष जज सुनील राणा ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की कार्ति की याचिका भी खारिज कर दी। इससे पहले सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में अब उसे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। कार्ति की जमानत अर्जी पर 15 मार्च को सुनवाई होगी। कार्ति ने तिहाड़ जेल में अलग से सेल की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने जेल नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। वहीं घर के खाने की कार्ति की मांग कोर्ट ने ठुकरा दी। कार्ति को 28 फरवरी को चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कार्ति ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दी है। तमिलनाडु सरकार ने थेनी के जंगल में लगी आग की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री पलानीसामी ने इस बात का पता लगाने के लिए कहा है कि वन विभाग की अनुमति के बिना लोग ट्रैकिंग पर कैसे गए। साथ ही राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। भीषण आग में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बचाए गए लोगों में 7 की हालत गंभीर है। आग में फंसे लोगों को बचाने के लिए वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर और गरुण कमांडो जुटे हैं। बचाव अभियान पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण खुद नजर रख रही हैं। शनिवार को 37 लोग थेनी जिले के पास पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए गए थे। उनमें से ज्यादातर लोग जंगल में लगी आग की चपेट में आ गए। 16 Garuds walked up and reached by about 3 o'clock early morning. They have rescued a few even in the night. And that area as it goes up the hill. और नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को एक बड़ा प्लेन हादसा हो गया। यहां एक यात्री विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। जिस वक्त विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस समय चालक दल के 4 सदस्यों समेत विमान में कुल 71 लोग सवार थे। इनमें 37 पुरुष, 27 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल थे। हादसे में 50 लोगों के मारे जाने की खबर है। विमान बांग्लादेशी एयरलाइंस US बांग्ला का था और इसमें ढाका से उड़ान भरी थी।
अधिकारियों के मुताबिक विमान को रनवे के दक्षिणी तरफ से उतरने की अनुमति दी गई थी, लेकिन विमान उत्तरी तरफ से लैंड करने लगा। रनवे पर उतरते समय विमान का संतुलन बिगड़ गया था। विमान के ज्यादा झुकने की वजह से उसमें आग लग गई। हादसे की वजह का पता लगाने की कोशिश अभी जारी है। देश भर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 का काम 10 मार्च को पूरा हो गया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की अगुवाई में ये काम हुआ। इस अभियान में 4,203 शहरी स्थानीय निकायों ने हिस्सा लिया। मंत्रालय के अधिकारियों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अभियान के दौरान स्वच्छता ऐप को 50 लाख से ज्यादा लोगों ने इस्तेमाल किया। सरकार ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं और अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। सरकार को 60 लाख से ज्यादा लोगों ने फीडबैक दिया है। सर्वेक्षण के आंकड़े जल्द ही सामने रखे जाएंगे। कुल 4,203 अर्बन लोकल बॉडीज का स्वच्छता के बारे में सर्वेक्षण किया गया है, जिनकी आबादी 40 करोड़ से कहीं ज़्यादा है। इसके पहले 2016 में जब ये स्वच्छ सर्वेक्षण किया गया था तो कुल 73 ऐसे शहरों में सर्वेक्षण किया गया था जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा थी या वे राजधानी थे, किसी भी राज्य की राजधानी थे। 2017 में ये सर्वेक्षण किया गया था उन सारे शहरों के जिनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी। ऐसे कुल 432 शहर थे। लेकिन इस बार पूरे हिंदुस्तान के सारे शहरों में इस बार ये किया गया, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली में सीलिंग के खिलाफ तमाम व्यापारी संगठनों ने मंगलवार को दिल्ली बंद का ऐलान किया है। इस बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली में चल रही सीलिंग पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में सरकार ने सभी संबंधित पक्षों के सुझाव कोर्ट के सामने रखे हैं। सरकार ने यह साफ किया है कि सीलिंग कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक ही हो रही है। I'm very happy to inform you that after all these efforts, after all the efforts that have been made to identify the issues and identify the possible solutions, we finally filed our affidavit before the Supreme Court today. Amendment to the master plan is neither new nor is it anything which one should be surprised at. It is a process that one has to periodically undertake in order to provide for the changed ground realities. और शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी दिखी। सेंसेक्स 611 अंकों की छलांग के साथ 33,918 अंकों के करीब बंद हुआ। पिछले 2 साल में सेंसेक्स में ये सबसे बड़ी तेजी है। निफ्टी भी 195 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 10,421 अंकों पर बंद हुआ। निवेशकों ने आज मेटल, तेल और गैस, FMCG, बैंकिंग, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, ऑटो, कैपिटल गुड्स क्षेत्रों के शेयरों में खूब खरीदारी की। वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी का असर भी भारतीय बाजारों पर दिखा। औद्योगिक उत्पादन में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जनवरी में यह दर 7.5% रही। पिछले साल इसी महीने में यह दर 3.5% रही। वहीं पिछले साल दिसंबर में IIP की ग्रोथ रेट 7.1% थी। जनवरी में विनिर्माण क्षेत्र का शानदार प्रदर्शन रहा। विनिर्माण क्षेत्र 8.7% की दर से बढ़ा। वहीं कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्षेत्र की वृद्धि दर 10.5% रही। कैपिटल गुड्स सेक्टर की वृद्धि दर भी 14.6% रही। हालांकि खनन क्षेत्र की ग्रोथ रेट महज 0.1% रही। पशुपालन और डेयरी उद्यम के जरिए छोटे किसान तरक्की की नई इबारत लिख रहे हैं। इससे किसानों को आमदनी बढ़ाने के नए मौके मिल रहे हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी कि NDRI में वैज्ञानिक पशुपालन और डेयरी विकास के जरिए किसानों का आर्थिक विकास कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस पर खास जोर दिया जा रहा है। भारत के ग्रामीण इलाकों में पशुपालन और डेयरी उद्योग आमदनी का एक बड़ा और असंगठित जरिया है। इसकी मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था दिन ब दिन कदम बढ़ा रही है। सरकार से मिलने वाली मदद और डेयरी उद्योग क्षेत्र के लिए शुरू की गई योजनाओं में किसान नई इबारत लिख रहे हैं।
पशु पालने के लिए जब किसानों को पैसा उपलब्ध है, वो करेगी सरकार, तो नेचुरल है कि गाय हो या भैंस हो, किसान पशु जरूर पालता है। स्वरोजगार पैदा करने और डेयरी क्षेत्र के लिए बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए इस बजट में सरकार ने पशुपालन पर विशेष जोर दिया है। 2450 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों को वित्तीय मदद देने के लिए पशुपालन बुनियादी संरचना विकास निधि की स्थापना की गई है। साथ ही कार्यशील पूंजी की जरूरतें पूरी करने के लिए मत्स्य पालक और पशुपालक किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी बढ़ा दी गई है। सरकार की इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि 2014 से 2017 के बीच दूध उत्पादन के क्षेत्र में 20% की बढ़ोतरी हुई है। देश में 3 सालों में दुग्ध उत्पादन 137.7 मिलियन टन से बढ़कर 165.4 मिलियन टन हो गया है। इससे किसानों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। 2014 से 17 के बीच डेयरी किसानों की कमाई 23.77% बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनौतियों से जूझ रहे किसानों के लिए खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन और डेयरी उद्यम समग्र खेती का आधार और आमदनी दोगुनी करने का जरिया बन सकता है। कि सरकार ने अपनी प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रमों की शुरुआत की है और किसानों को पशु खरीदने के लिए जो ऋण की सुविधा उपलब्ध की है, ये 2 कामों की बड़ी अच्छी शुरुआत है। रिजल्ट एक दिन में नहीं आता। आज एक गाय के लिए बच्चे को पैदा करने का, दूध देने के लिए 3 साल का ऑपरेशन होता है, 3 साल लगते हैं। अभी तो अपनी नस्ल के बुल्स को बढ़ावा देने के लिए, उनको सुधारने के लिए, उनको तैयार करने के लिए टाइम लगेगा। देश में कृषि और किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। पशुपालन और डेयरी उद्योग किसानों के लिए इसी दिशा में मददगार साबित हो रहा है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। भारत ने पाकिस्तान पर अपने राजनयिकों की प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों को भी लगातार डराया धमकाया जा रहा है। भारत ने यह कहा है कि पाकिस्तान सरकार को लगातार इस बात की जानकारी दी गई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा। यहां तक कि इस साल 16 फरवरी को पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने पाकिस्तान के विदेश सचिव तहमीना जंजुआ से इस्लामाबाद में मिलकर शिकायत दर्ज कराई थी। उस समय इस्लामाबाद में भारतीय कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर का निर्माण हो रहा था। इसमें पाकिस्तानी मजदूर ही काम कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की एजेंसियों ने हंगामा कर इस काम को रुकवा दिया और मजदूरों को भगा दिया। पाकिस्तान के विदेश सचिव के आश्वासन के बावजूद निर्माण स्थल पर 2 सप्ताह तक बिजली भी कटी रही। हाल ही में भारत के एक कर्मचारी के घर में भी पाकिस्तान की एजेंसियों के लोगों ने तोड़फोड़ की और लैपटॉप ले गए। यहां तक कि उच्चायुक्त अजय बिसारिया की कार को भी बीच सड़क पर रोक दिया गया ताकि वे एक स्थानीय कार्यक्रम में न जा पाएं। पाकिस्तान में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार, शारीरिक क्षति, पीछा करना आम बात है। इसकी वजह से अधिकांश भारतीय कर्मचारियों के परिवार के सदस्य और उनके बच्चे भारत लौट आए हैं। विदेश मंत्रालय ने हालांकि ये साफ किया है कि भारत हमेशा पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों को सामान्य राजनयिकों के तौर पर बर्ताव करता है और अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।